200 वोटर बढ़ने हैं, यानी कि 21% जो वोटर बढ़ने हैं वो कांग्रेस और सपा के वोटर तो होंगे नहीं, वो भाजपा के ही वोटर बढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि वो 2027 के चुनाव में 21% का मार्जिन लेके चल रहे हैं पहले से ही। बहुत सारे पत्रकारों ने इसी चीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि एसआईआर और मतदाता चोरी तो मुद्दा ही नहीं था, राहुल गांधी ने समय खराब किया। दूसरी बात, जो गलती मेरे ख्याल से आरजेडी ने किया बिहार में, वही यहाँ पे अखिलेश यादव कर रहे हैं और वो फिर से कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। और आपको ये कहना सही है कि सत्ता पक्ष जहाँ अपने एक वोट के लिए भागम भागी कर रहा है, तमाम तरह की बेईमानियां, धूर्तताएं और मैनिपुलेशन कर रहा है, वहीं पे विपक्ष उतना सक्रिय नहीं दिखता। जैसे ही देखा कि 50 में से 42 छात्र मुस्लिम हैं, हल्ला मच गया और इसके बाद उसी कमीशन ने जिसने अप्रूवल दिया था, अब वो अपने अप्रूवल से पीछे हट गया, विड्रॉ कर लिया। कि आरएसएस और बीजेपी, इनका जो मूल स्वभाव है वो विपक्ष का है, सत्ता करने का नहीं है। जो मूल अवधारणा है वो डिस्ट्रक्शन है। जितने लोग बेरोजगार होंगे, जितने लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जितने लोग कुंठा में आके गांजा वांजा पीने लगेंगे, वो सभी उनकी शाखा में भर्ती हो जाएंगे। कोई बजरंग दल में जाएगा, कोई कांवड़ उठाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पुजारी लिख रहा है, वो भी थर्ड ग्रेड, जिसको कुछ आता जाता नहीं। मतलब राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं। राहुल गांधी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। सिर्फ ये बड़ी बात है कि वो रामलला के दर्शन करने नहीं आए। जागरण का यह पैदाइशी चरित्र है। उनका मानना था कि जागरण का नाम जो है ना, बीजेपी जागरण होना चाहिए। दंगे और सांप्रदायिकता को फैलाने में जागरण ने और अमर उजाला ने बड़ी खास भूमिका निभाई थी। ऑल्ट न्यूज ने कल एक सर्वे जारी किया कि फेक न्यूज फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा। अमित मालवीय ने अपने 85% फर्जी समाचार राहुल गांधी के खिलाफ बनाए। एक नई कैटेगरी उसमें उन्होंने शायद बनाई है कहीं पे, टेम्परेरी वोटर ऐड करने की। अच्छा, क्योंकि हर चुनाव में आप 6 महीने पहले आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख लोगों को आप टेम्परेरी वोटर के तौर पर जोड़ देंगे। मान लीजिए कि राकेश सिन्हा यहाँ से गया और अब अगली बार दिल्ली चुनाव में वो फिर यहाँ वापस आ सकता है, कानून के रास्ते से चोरी करना। ममता बनर्जी ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा है, और उन्होंने उसके प्रूफ दिए। और पहला इन्होंने हमला जेएनयू पर किया और जेएनयू को कैसे बदनाम किया कि वहाँ आतंकवादी पलते हैं, वहाँ लड़के गांजा पीते हैं और फ्री सेक्स करते हैं, वहाँ कॉन्डोम की मशीन्स लगी होती हैं। उसको चरित्रहीन बताया, देशद्रोही बताया। चूंकि लेगेसी इनको मिटानी है, तो जो है उसको डिस्ट्रॉय करना है। इस काम में ये माहिर है। डीयू को बर्बाद किया, एफटीआई पुणे को बर्बाद किया, टिस को बर्बाद किया। और सोचिए जेएनयू में 6 साल हो गए उस हमला हुए। वो जो नकाब पोस्ट लोग आए थे, जिनको मतलब मजबूत सरकार पकड़ नहीं पाए कि कौन वो लोग थे, 6 साल हो गए। मिसेस तिवारी थी, वो उस टाइम की थी कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बागेश्वर धाम वाला पदयात्रा कर रहा था, तो कॉलेज के बाहर बैनर लेके खड़ी हुई थी हिंदू राष्ट्र के स्वागत के लिए। तो अभी 1 महीने पहले उनको भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया। क्या चुलगुरु। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी, मेरे दोस्त और देश के जाने माने पत्रकार विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। विश्व दीपक, जो ड्राफ्ट रूल है SIR 2.0 का जिसको बोल रहे हैं, वो आ गया है और पूरे देश के लगभग 9 राज्यों में 6.5 करोड़ वोटर हटा दिए गए। यूपी वाले मामले में आते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट रोल है उसमें 2.89 करोड़ वोटर हटा दिए गए, मतलब लगभग 19% वोटर्स को हटा दिया गया। खबर में इसी में थोड़ा और आगे बढ़े तो सीएम योगी ने राज्य के टॉप लीडर्स से कहा है कि आप जाकर के हर बूथ में 200 वोटर बढ़वाइए। ठीक, अब कहानी इसके आगे शुरू होती। उनका टारगेट है कि हर बूथ में आपको 200 वोटर बढ़वाने। अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को देखें और वोटर्स की संख्या को देखें तो हर बूथ में लगभग ऑन एवरेज 950 वोटर है, तो लगभग 21% वोटर वो हर बूथ में बढ़वाएंगे। यानी कि 2027 के पहले, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 200 वोटर बढ़ने हैं, यानी कि 21% जो वोटर बढ़ने हैं वो कांग्रेस और सपा के वोटर तो होंगे नहीं, वो भाजपा के ही वोटर बढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि वो 2027 के चुनाव में 21% का मार्जिन लेके चल रहे हैं पहले से ही। तो चुनाव बचा क्या फिर? तो चुनाव जीतना है। यही जैसा बिहार में देखने को मिला है। बिहार ने एक मॉडल सेट कर दिया है, उसी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और लेकिन इसमें एक चीज और जो मैं देखता हूँ वो है कि बीजेपी की नर्वसनेस और योगी जी का जो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप। आमतौर पे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक होता है, लेकिन यहाँ पर आप योगी जी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि हम SIR करवाएंगे और घुसपैठियों का मुद्दा लाएंगे और जो मुसलमान हैं उनको हम इससे बाहर करेंगे, डिलीट करेंगे, मैक्सिमम डिलीशन उन्हीं का होगा। हो गया उल्टा। हुआ ये कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में, दोनों समुदायों में SIR के मुद्दे पर एक जो बहुत ही सीधा अंतर दिखाई पड़ा फील्ड में जाने के दौरान, वो ये था कि मुसलमानों को ये डर था कि कहीं हमारी नागरिकता ना छीन जाए,
तो उन्होंने अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट, कागज और तमाम चीजें जो है पहले से तैयार कर रखी थी, और बढ़ चढ़ करके उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। कैंप लगाए गए, उनको एजुकेट किया गया, वीडियोस बनाए गए, तमाम तरह के ट्यूटोरियल्स जो है ट्यूटोरियल्स भी चलाए गए कि आपका नाम कहीं कटने ना पाए। ऑन दी अदर हैंड हिंदुओं को था कि वो मुतमईन थे, बिल्कुल लगा कि अपनी सरकार है, बाबा की सरकार है, तो हमारा नाम कैसे कटेगा। तो हिंदुओं ने इसको लेकर के उतने ज्यादा जागरूकता, इच्छा या जोश नहीं दिखाया इसमें अपना नाम जुड़वाने को लेकर के। अंत में जब रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि हिंदुओं के नाम ही ज्यादा कटे हैं। इसके बाद फिर जो है SIR की डेट बढ़ाई गई। डेट बढ़ाने के बाद जब ड्राफ्ट रोल आया तो उसमें भी लग रहा है कि हिंदुओं के नाम ज्यादा ही कटे हैं। तब जाकर के वो इसको बैकडोर से इस तरह से कह रहे हैं कि भाई आपको हर बूथ में 200 वोट बढ़वाना है। ये इसमें बीजेपी की नर्वसनेस भी है, और उनका जिसको कहते हैं कि जो मास्टर स्ट्रोक का उल्टा पड़ जाना भी है। और रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग केचुआ आयोग जो जिसको कहते हैं केचुआ, वो उसका जो एक मॉडल जो बिहार में सेट किया गया है, उसी को ये लोग यहाँ से रेप्लिकेट करें, फिर से दोहराने की कोशिश करें। और यहीं पे नहीं, असम, बंगाल, हर जगह यही करेंगे। आज मैं देख रहा था कि एक नई कैटेगरी उसमें उन्होंने शायद बनाई है कहीं पे, वो है कि जो नए वोटर, टेम्परेरी वोटर ऐड करने की। अच्छा। हाँ, वैसे मान लीजिए कि आप रहते हैं दिल्ली में, और लखनऊ में जाकर के अगर आप अपने, जो कि बेसिकली राकेश सिन्हा ने किया, जो उसी को लेजिटिमाइज करने की। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ दिल्ली में रहते हो और आपको लखनऊ में जाके वोट देना है, तो आप वहां जाइए और 6 महीने में एक रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, उसके आधार पर आधार कार्ड और तमाम चीजें बनवा करके आप वहां के वोटर हो सकते हैं। ये जो टेम्परेरी वोटर वाला कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्शन ही तो बहुत ही खतरनाक है ये, क्योंकि हर चुनाव में आप 6 महीने पहले आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख लोगों को आप टेम्परेरी वोटर के तौर पर जोड़ देंगे, और अगले 6 महीने बाद वो मान लीजिए कि राकेश सिन्हा यहाँ से गया, और अब अगली बार दिल्ली चुनाव में वो फिर से यहाँ वापस आ सकता है। वो बिल्कुल। अच्छा, अगले विधानसभा चुनाव में वो फिर से दिल्ली वोट दे सकता है कि नहीं? वो कह सकता है कि ठीक है, वो कह सकता है ना कि हम दिल्ली फिर से शिफ्ट हो गए हम। आप क्या कीजिएगा? ये तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कानून के रास्ते से चोरी करना, ये उससे भी खतरनाक बात है। ये बहुत खतरनाक है ये। और इसमें बंगाल में देखिए पंकज जी, बंगाल में क्या हुआ, SIR का नोटिस अमर्त्य सेन को मिल गया। बाद में अब जो है, जो इलेक्शन कमीशन है वो क्लैरिफिकेशन देता घूम रहा है, लेकिन नोटिस उनको दे दिया, कह रहे हैं एज के आधार पर दिया है नोटिस। हाँ, ये बताया जा रहा है कि उनकी और उनकी माँ की उम्र में केवल 15 साल का फर्क है, इसलिए नोटिस दिया गया है। लेकिन बंगाल का एक मसला आप देखिए, बंगाल में लगभग 94 लाख वोटर्स को फ्लैग किया गया, लेकिन उसमें से नोटिस केवल 24 लाख को दिया गया। आपने नोटिस किसको दिया जाए, उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे नहीं पा रहा है। ऊपर से अभी मैं द हिंदू के मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि ममता बनर्जी ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा है, और उन्होंने उसके प्रूफ दिए। अब आप घटना देखो, मैं आज के दैनिक जागरण में एक खबर देख रहा हूँ। ये खबर है कन्नौज से। कन्नौज में के जिले का ग्राम भगवंतपुरा है। वहां पे लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड और अपना बाकी मतदाता पहचान पत्र वगैरह लेकर कलेक्टेड गए हैं। ये सभी लोग 40-50 साल से ऊपर उम्र के, उन सबको BLO ने मृत घोषित कर दिया। वो कह रहे हम तो जिंदा है। ये आज एक दैनिक जागरण की खबर है। और ये अब इसमें कह रहे हैं कि जो BLO है समाजवादी मानसिकता का, उसने भाजपा के लोगों के नाम काट दिए। ऐसा क्योंकि जागरण में खबर छपी है तो वो इसी एंगल से छपेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत सामान्य चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में जैसे कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सागर, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े गढ़ हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों के नाम डिलीशन हुए, मृतक के रूप में, डुप्लीकेट वोट के रूप में। अब चिंता ये जा रही है कि क्योंकि ये सब में मुस्लिम वोटर तो है नहीं, और जो मुस्लिम वोटर थे, मुस्लिम वोटर्स ने कम्युनिटी बेस पर इतनी अच्छी तरीके से तैयारी की थी। मैं भोपाल में जानता हूं कि 100 वोटर के ऊपर एक वकील साथ चल रहा था, वहां एक का नाम नहीं कटने दिया उनने, और जो नाम उड़ गए, जो उनकी अपेक्षा थी वो नहीं उड़े।
लेकिन मैं अपने घर के आसपास के इलाके में कल देख रहा था जाकर, ये जो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के इलाके हैं, गरिमा गार्डन, छाबड़ा कॉलोनी, वहां पर हम्म। जिन लोगों के नाम कट गए हैं वो हम्म। अधिकांश लोग एक तो अशिक्षित हैं, हम्म। दूसरे बूढ़े हैं, बीमार हैं या अक्षम हैं। और अब उनके ऊपर आपने जिम्मेवारी डाल दी कि आप बीएलओ को ढूंढो और अपने को प्रूफ करो, तो आदमी कहता है बाढ़ में जाओ, हम जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। और ये तो संवैधानिक मैंडेट के मतलब खिलाफ है विश्व दीपक। जो हमारा संविधान है और खासकर संविधान निर्माताओं ने जिस किस्म की बहस की थी संविधान सभा में, उसमें ये ओनस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर था कि तुम जाकर के वोटर बनवाने हैं तुमको, और जो भी एलिजिबल है आप उसको वोटर बनाइए। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी एलिजिबिलिटी साबित करते घूमेंगे। मुझे एक चीज पूछनी है आप जो है दोनों लोगों से, कि ये वाकई में मतलब वोटर डिलीशन का मुद्दा वाकई अहम है कि नहीं है, क्योंकि विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए इसकी सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है? ये तो आम नागरिकों के लिए है, और या तो फिर उन पार्टियों की है जो सत्ता में नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो वोटर के माध्यम से ही तो सत्ता में पहुंचेंगे। लेकिन वो घरों में बैठे हैं, कभी सड़क में नहीं उतरते, इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होता, और आंदोलन ना अखबारों में छप रहा है, ना यूट्यूब में है, और ना सोशल मीडिया में, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जब इलेक्टोरल रोल आ जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं, ट्वीट कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। अगर इतना गंभीर मुद्दा नहीं है तो सब लोग परेशान क्यों है फिर? भाई आप मुझे एक तो, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि कोई विपक्ष सड़क पे नहीं दिखता है? बिहार में इतनी बड़ी वोटर यात्रा किस बात के लिए थी? राहुल अभी गांधी की की बात जो बड़ी बड़ी दो, नहीं और कभी की बात करूंगा, और कब अभी की की बात बात करें? अभी दिख रहे हैं मैं आपको, उत्तर अरे प्रदेश में भाई, क्यों नहीं दिख रहा? हर चीज जो है विपक्ष को ही करना है क्या? जब जनता को ये चिंता नहीं है कि उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा तो 5 किलो मुफ्त का अनाज बंद हो जाएगा, भाई हर तरीके से बता दिया है लोगों को। तो भी आपने देख लिया है 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के दिन में सब जगह मंदिरों में भीड़ थी, कोई बीएलओ को ढूंढने तो निकला नहीं। तो आप एक चीज बताइए ना, यदि आप अंधों के गांव में रोज फिल्म दिखाओगे तो कौन जागरूक हो जाएगा? ठीक है, सब अपने अपने वोटर को सिक्योर्ड कर रहे हैं। भाई अब इलेक्शन ऐसा नहीं हो गया कि मुझको अधिक वोट पाना है। अब इलेक्शन का गणित ये है, ये एक वार्ड है, इसमें 100 वोट हैं, मुझको यहाँ से केवल 45 वोट चाहिए। मेरे 45 वोट है ना, वो खत्म हो गया। बाकी 55 में तुम पतंग उड़वाओ, हाथी चलवाओ, साइकिल चलवाओ, गधा चलवाओ, ये। और दूसरी चीज है कि आप देख चुके हैं कि जब इतनी बड़ा कैंपेन बिहार में खड़ा किया गया, इतने लोग उससे जुड़े, एंड रिजल्ट क्या रहा? बहुत सारे पत्रकारों ने इसी चीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि एसआईआर और मतदाता चोरी तो मुद्दा ही नहीं था, राहुल गांधी ने समय खराब किया। और यही बात आरजेडी बाद में कहने लगी। भाई हमारे यहाँ मुद्दा क्या है? सोमनाथ मंदिर 1000 साल पहले तोड़ा गया था, नहीं तोड़ा गया था? आप सोचिए कि आपके देश में बड़ा इमामबाड़ा शरीफ की जगह, जो इतनी पवित्र जगह नहीं, इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित जगह है, उसकी छत पर जाकर कोई पेशाब कर देता है और उसका वीडियो वायरल हो जाता है, और उसके समाचार किसी अखबार के फर्स्ट के अंदर के पन्ने पे नहीं छपते। लेकिन कहीं पर मंदिर को लेकर कोई बात आ जाए तो जो आपकी पैरेलल मिलिशिया आपने खड़ी कर दी, तलवार बांटने वाले, बंदूक बांटने वाले, वो सब खड़े हो जाते हैं। चुनाव का मुद्दा असल क्या है आप ये देखिए ना। राजनीति का चुनाव के लिए लड़ी जाएगी, चुनाव का मुद्दा आप देख लीजिए। अभी हम लोग किस वैचारिक दरिद्रता के दौर में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 जगह पर केवल सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों से समझौता कर लिया, केवल इसलिए कि शिंदे की सेना का अध्यक्ष न बन पाए। आप किस आदर्श चुनाव की बात कर रहे हैं? आप किस आदर्श विपक्ष की बात कर रहे हैं? आप किस आदर्श मुद्दों की बात कर रहे हैं? एक कैंपेन चलाने के लिए, यदि आप एक लखनऊ जिले में कैंपेन चलाना आपको एसआईआर के खिलाफ, तो कई करोड़ रुपए चाहिए। हर पार्टी अपने फंड को बचा के रख रही है कि एक शाम पहले पौवा बांटने में ज्यादा वोट मिलते हैं, एसआईआर चिल्लाने से वोट नहीं मिलते हैं। आप ये भी तो सोचो। तो जब जब उस फंड का इस्तेमाल करने का मौका आएगा तभी तो कर पाएंगे ना सर। हो तो सकता है उनको ये मालूम मौका है ही ना। ना आए। विश्व दीपक आप अभी बताओ आप तुम्हें। वो केवल अपने 40 बॉस को सिक्योर्ड कर रहे हैं। ये कन्नौज की खबर बताई ना मैंने आपको, ये अकेले कन्नौज के भगवंतपुरा गांव की खबर नहीं है, हर जिले की खबर है। और वेस्टर्न यूपी में तो कई जगह बीएलओ की कुटाई हो रही है। जिन लोगों ने नाम काटने के लिए शिकायत की, उन पर गोली चल चुकी है। आप जो है छोटे अखबार देखना शुरू करो ना, मेरठ से निकलने वाला जनवाणी, बरेली से निकला अमृत विचार, तो आपको खबरें दिखेंगी, उसमें सूचनाएं मिलेंगी। बड़े जगहों के अखबारों में खबर नहीं होती, वो एक स्पॉन्सर्ड आइटम्स होते हैं उसमें बस।
ठीक है, ठीक है। शिव दीपक, तो बताओ, ये जो लगभग 3 करोड़ नाम कटे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा? इसका मतलब विपक्ष को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है? देखिए, इसका आकलन अभी कर पाने की स्थिति में ना तो विपक्ष है ना तो सत्ता पक्ष है। ठीक कोई है, भी नहीं है उसमें। एक अंतर जरूर जो मैं देखता हूँ सत्ता पक्ष में विपक्ष में, जिसमें से कि जो आप मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं वो ये है कि सत्ता पक्ष ज्यादा सक्रिय दिखता है अपने वोट को बचाने के लिए, विपक्ष ज्यादा सक्रिय नहीं दिखता है। मेरा ख्याल है कि ये एक हद तक ये बात पंकज जी ने सही कहा कि बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, काफी तगड़ी कैंपेनिंग हुई इस मुद्दे पर, और जब हार मिली तो ये आलोचनाएं भी हुई कि भाई एसआईआर एक मुख्य मुद्दा नहीं है, इसको मुख्य मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो एक ये लर्निंग भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैक ऑफ द माइंड है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है, पर समाजवादी पार्टी के बैक ऑफ द माइंड कहीं कहीं ये लर्निंग है, एक बात। दूसरी बात, जो गलती मेरे ख्याल से आरजेडी ने किया है बिहार में, वही यहाँ पे अखिलेश यादव कर रहे हैं, और वो फिर से कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, फिर से भी कर रहे हैं। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। वो ये है कि वो एक तरीके से फिर मुतमईन ही है वो कि हमारे पास जो यादवों का 12-13-14% जो भी है उत्तर प्रदेश में, वो हमारे पास है ही, और इतने परसेंट हमारे पास मुसलमान है, तो यादव और मुसलमानों के वोट मिलाकर के हमारा इतना परसेंट हो ही जाता है, तो फिर हमें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत क्या, और कुछ होना है नहीं। ये जो लेथार्जिक अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, मेरे ख्याल से वो है इनके अंदर। और आपको ये कहना सही है कि सत्ता पक्ष जहां अपने एक एक वोट के लिए भागम भागी कर रहा है, तमाम तरह की बेईमानियां, धूर्तताएं और मैनिपुलेशन कर रहा है, वहीं पे विपक्ष उतना सक्रिय नहीं दिखता। यही बात है, सक्रिय नहीं दिख रहा है। और मतलब विपक्ष का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, अलग अलग राज्यों में, चूंकि मतलब जिस छोटी पार्टियों का जब सुधार हुआ है, तो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में अलग अलग विपक्ष जो मजबूत है उनको वहां करना चाहिए। खैर, जो भी है, मुझे तो लगता है 3 करोड़ वोटर हटे हैं, और अगर नुकसान होगा तो नागरिकों का जो नुकसान होना है वो होगा, लेकिन पार्टियों का क्या होगा? पार्टियों का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा? खैर पंकज जी, दूसरी एक खबर है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की। वहां पर माता वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है, उन्होंने अपना एक मेडिकल कॉलेज खोला, और मेडिकल कॉलेज में 2025-26 के सत्र के लिए 50 सीटों का आवेदन दिया था, जिसको एक्सेप्ट कर लिया नेशनल मेडिकल कमीशन ने, और लेटर ऑफ परमिशन भी दे दिया गया उनको। अब इसके बाद उन 50 सीटों में से 42 सीटों में मुस्लिम छात्र हो गए, और ये सब नीट के माध्यम से हुआ। और जो कोटा है, मतलब राज्य में 85% मतलब राज्य के छात्र होंगे, हाँ स्थानीय होंगे, और 15% पूरे देश भर से होंगे। ये सारे छात्र नीट से आए। जैसे ही देखा कि 42 जो 50 में से 42 छात्र मुस्लिम हैं, हल्ला मच गया। और इसके बाद अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसी कमीशन ने जिसने अप्रूवल दिया था, अब वो अपने अप्रूवल से पीछे हट गया, विड्रॉ कर लिया। इस तरीके से शिक्षा होगी हमारे देश में, तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ब्लैटेंट कम्युनलाइजेशन है। पंकज जी, नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की मांग वाले किस प्रकार से कालिदास हैं और जो डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे थे कि इतने मुसलमान छात्र इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि वैष्णो माता का है, अब उन छात्रों को तो कश्मीर के दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाले 15% से उनका क्या होगा? वो तो ये उनका कालिदासी परंपरा है। और देखिए क्या होता है कि आरएसएस और बीजेपी, इनका जो मूल स्वभाव है वो विपक्ष का है, सत्ता करने का नहीं है। और इनके जो मूल अवधारणा है वो डिस्ट्रक्शन है। जिन्होंने 11 साल में दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा कॉलेज नहीं खोला, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज के लिए ये कोई रचनात्मक योगदान देंगे? तो ये तो दुर्भाग्य है। ये देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो कथित हिंदूवादी लोग हैं, वो लोग अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जो प्रदर्शन कर रहे थे वो तो सब 10वीं फेल थे। वो तो है ना, वो तो मेडिकल कॉलेज क्या, मेडिकल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास भी चक्कर नहीं लगाते होंगे। तो जिनका भविष्य चौपट हो गया उनको सोचना चाहिए। मुझे लगा कि अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा कुछ 10-5 जगह होना चाहिए। लेकिन ये कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नजरिए में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग बेरोजगार होंगे, जितने लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जितने लोग कुंठा में आके गांजा वांजा पीने लगेंगे, वो सभी उनकी शाखा में भर्ती हो जाएंगे। कोई बजरंग दल में जाएगा, कोई कांवड़ उठाएगा।
वो उनके लिए अच्छा है। असल मैं तो चीज बस ये देखिए कि दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज को इस तरीके से बदनाम और बर्बाद किया गया क्योंकि उसके अंदर पढ़ने वाले मोस्टली मुस्लिम डॉक्टर्स थे। हो सकता है यदि पुलिस की जांच सही हो कि कुछ लोग उसके अंदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों। अभी भी लाल किले का ब्लास्ट कैसे हुआ ये संदिग्ध है, आपको बता दूं। इसकी स्टोरी गढ़ी जा रही है, पुलिस स्टोरी गढ़ने में ऐसी माहिर है कि उसने दिल्ली राइट्स की कॉन्स्पिरेसी में एक स्टोरी दी कि जामिया इलाके में ताहिर हुसैन और उमर खालिद की मीटिंग हुई और उसके अंदर बात हुई कि हमको पेट्रोल बम वगैरह जोड़ने हैं, जबकि आज की तारीख तक टिल डेट ताहिर हुसैन और उमर खालिद की कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। इसके प्रमाण में पुलिस ने क्या लगाया मालूम है? वो जो ये टावर्स होते हैं ना टेलीकम्युनिकेशन के, कि देखो इस दिन इन दोनों लोग इसी टावर एरिया में हैं। अरे भाई उसका तो घर वही है, वो ताहिर हुसैन के भी रिश्तेदार वही हैं। और इतना बड़ा शाहीबाग का आंदोलन चल रहा था, सभी लोग आते जाते रहते थे उसमें। देखो आप गए होते तो आप भी उसी के, आपका मोबाइल का इंटरनेट उसी में दिखा देता, लोकेशन दिखा देता वहां पे भी। लोकेशन जो है वो तो 2 या 3 किलोमीटर रेडियस से दिखाता है, वो पिन पॉइंट तो बताता नहीं है। तो ये जितने प्रमाण है जोड़ते हैं, इन्हीं प्रमाण जोड़ने के चक्कर में फरीदाबाद की पूरी यूनिवर्सिटी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, जबकि वहां की वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं थी, सिख लेडी है और वो बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट था। तो ये जो है बदनाम करने में, संस्थाओं को बर्बाद करने में, इनका जो मुझको लगता है संघ के जो विशेष प्रशिक्षण होते हैं ना, ओटीटी कहलाते हैं, उसमें एक स्पेशल करिकुलम होता ही है। हम कैसे किसी चीज चलती हुए बैल को, बुंदेली में कहते हैं चलते हुए बैल को आर करना है, यानी एक डंडी होती है उसमें आगे कील लगी होती है, उसको आर कहते हैं। तो बैल चल रहा है तो भी जो खुड़पेची का किस्म का जो हकारा होता है ना, वो उसको बैल को आर करता रहता है। वो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो सोचता है कि मैं इस बहाने बैल को परेशान करूं, उस पर नियंत्रित करूं। तो ये उसी किस्म के लोग हैं ये लोग। एक अच्छी खासी संस्थाएं चलती हैं, एक अच्छा खासा एक मॉडल डेवलप होता है, उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। आपको क्या लगता है मिस्टर दीपक, जो आप घटना देख रहे हैं ये वाली जो मैंने आपको बताई अभी, इसको लेकर आपके दिमाग में क्या आता है? भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि ये तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आप देखिए कि उन्होंने जेएनयू को खत्म कर दिया और पहला इन्होंने हमला जेएनयू पर किया और जेएनयू को कैसे बदनाम किया कि वहां आतंकवादी पलते हैं, नारे लगते हैं, कन्हैया, उमर, तमाम लोग उसी प्रोपेगेंडा के शिकार हुए। दूसरा प्रोपेगेंडा क्या हुआ कि वहां लड़के गांजा पीते हैं और फ्री सेक्स करते हैं, वहां कॉन्डोम की मशीन्स लगी होती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब पटाया, थाईलैंड पटाया कि आप जाइए मशीन निकालिए और अपनी हवस पूरी कीजिए। तो उसको चरित्रहीन बताया, देशद्रोही बताया। उस संस्थान को कल परसों फिर वहां पे कोई प्रोटेस्ट था, ऑल्दो ऐसे आपत्तिजनक नारे नहीं लगने चाहिए अगर लगे हैं तो, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। तो जो पंकज जी कह रहे हैं वो सही है कि संस्थाओं को बनाना, उनको पोषित पल्लवित करना, उनको आगे ले जाना, उसके लिए एक विजन की जरूरत पड़ती है, एक गंभीरता चाहिए, वो इनके अंदर नहीं है। अच्छा, चूंकि लेगेसी इनको मिटानी है तो जो है उसको डिस्ट्रॉय करना है, इस काम में ये माहिर है। तो इन्होंने जेएनयू को बर्बाद किया, एचसीयू को बर्बाद किया, डीयू का हाल देख लीजिए आप, डीयू में परीक्षाएं ही नहीं हो पा रही हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं बन पा रहे हैं, रद्द हो जा रही हैं। वहां भर्तियां ऐसी हैं हुई हैं, आप जानते हैं कि क्लासेस भी नहीं चलते हैं, पढ़ाने लायक टीचर्स नहीं। तो डीयू को बर्बाद किया, एफटीआई पुणे को बर्बाद किया, टिस को बर्बाद किया। जो भी हमारे यहाँ पास कुछ अच्छी संस्थाएं बनी थी उसको इन्होंने एक के बाद एक करके खत्म किया। अब उसी सिलसिले में अब यहाँ तक आ गए हैं कि मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर भी हमला कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी कि बंदर की तरह है, बंदर के हाथ में आप उसको पढ़ाई, मतलब आप उसको बंदर को बोलिए ये तुमको मैं स्केच दे रहा हूँ और बढ़िया अच्छा सा पेन दे रहा हूँ और ये कैनवास दे रहा हूँ, तुम बढ़िया चित्र बना के दिखाओ, बनाएगा वो कभी? वो आपका पेन भी तोड़ देगा, कैनवास भी तोड़ देगा, कलर भी फेंक देगा, क्योंकि वो। और सोचिए जेएनयू में 6 साल हो गए उस हमला हुए, वो जो नकाब पोश लोग आए थे, तथा कथित नकाब पोश, जिनको
मतलब मजबूत सरकार पकड़ नहीं पाए कि कौन वो लोग थे। 6 साल हो गए, पता ही नहीं चला कौन है। हाँ आज नहीं, बिल्कुल। सबके नाम मुझे और आपको मालूम है, लेकिन हाँ दीपू को नहीं मालूम है। वो बिल्कुल, देखिए, एबीवीपी की कोई महिला अलग वो थी, एक्टिविस्ट थी, डीयू से गई थी डंडा लेके मारने वहां, कोमल शर्मा। डंडा लेके मारने गई थी वहां, बिल्कुल कोमल झा। ऐसे नहीं, बहुत उसमें सारे तो ये लोग हैं। पूरे पूरी लिस्ट उस समय तो टेलीग्राफ में उसी साल छाप दी थी। 8 हाँ लोगों के नाम छापे थे। देखिए, इन संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए इनका सबसे बड़ा टूल होता है वहां पे एक मूर्ख किस्म का कुलपति को बिठाना। अभी कल की घटना है, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में एक हिंदी साहित्य पे एक विमर्श चल रहा था। वहां पे कोई अनिल कुमार चक्रवाल एक वाइस चांसलर हैं, तो वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और वो मंच पर जो महेश कटारे थे और बड़े बड़े लेखक थे, चुटकुले सुना रहे थे और सबसे पूछ रहे थे क्यों, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। तो एक वरिष्ठ लेखक है हिंदी के, मनोज रूपड़ा, जब उनने पूछा क्यों मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया सर आप विषय पे बोलो ना, आप जो बोल रहे हो इसका विषय से कोई वास्ता नहीं है। तो चक्रवाल साहब चक्कर में आ गए, उन्होंने बोला इनको बाहर निकालो, इनको मंच से हटा दो, इनको धक्के देके बाहर निकालो। और उनको मंच से हटा दिया गया और बहुत सारे साहित्यकार उसके विरोध में उस गोष्ठी से अलग हो गए। और दुर्भाग्य है कि उस गोष्ठी की श्रेय आयोजक साहित्यिक आदमी भी थी। तो इस किस्म के कम अकल जो वाइस चांसलर आप बिठा देते हो, अभी वो छतरपुर में हमारे यहाँ छत्रसाल विश्वविद्यालय बना दिया गया था, उसकी जो चुल गुरु, आजकल कुल गुरु कहते हैं वो, तो वो जो चुल गुरु थी कोई मिसेस तिवारी थी, वो उस टाइप की थी कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बागेश्वर धाम वाला पदयात्रा कर रहा था तो वो कॉलेज के बाहर बैनर लेके खड़ी हुई थी हिंदू राष्ट्र के स्वागत के लिए। तो अभी 1 महीने पहले उनको भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया, क्या चुल गुरु को ही। तो इस किस्म के नमूने चुन के ये कुलपति बिठा रहे हैं। अब साहित्य तो अकादमी जो का हाल देखिए ना, कि अवार्ड घोषित पुरस्कार की करना, घोषणा होने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई, पत्रकार वहां जाके बैठ गए, नाम अनाउंस होने वाले थे, अचानक से वहां से एक चुटकी आती, एक चिट आती और वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया और आज तक अनाउंस नहीं हुआ। क्या पंकज जी, अभी तक मेरे ख्याल से नहीं हुआ है अनाउंसमेंट? नहीं नहीं, आप इसमें किस किस को रोएंगे। पिछले साल जाती हुई केजरीवाल सरकार ने दिसंबर के लास्ट मंथ में हाँ दिल्ली हिंदी अकादमी के 3 साल के अवार्ड घोषित कर दिए थे। बिल्कुल। वो आज की तारीख तक उनका अलंकरण नहीं हुआ, उसमें से कई लोग तो मर गए बेचारे। श्याम सिंह शशि और वो प्रोफेसर निर्मला जैन और कई कई मर गए। मर गए। आपका भी अवार्ड था ना उसी में? मैं तो इस सरकार से कोई किसी लेने जाता नहीं, मुझे पता नहीं केजरीवाल ने भी कैसे दे दिया था, मुझे नहीं मालूम। मैंने कोई अर्जी वर्जी किसी को नहीं दी थी। एक खबर मेरे सामने आई दैनिक जागरण में, वैसे तो इस अखबार में कुछ भी अच्छा नहीं निकलता, पर ये खबर बहुत ही वाहियात है विश्व दीपक। इसमें ये बताया है कि रक्षा मंत्रालय की 32 सदस्यीय संसदीय समिति 23 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के दर्शन को, और कह रहे हैं कि इसमें जो सांसद होंगे वो रामलला के दर्शन करेंगे। अब इनका दिलचस्पी देखिए किस बात में, दिलचस्पी ये है कि रक्षा समिति में राहुल गांधी भी हैं, तो राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो दर्शन होगा कि नहीं होगा। और ये आगे भी लिखे हैं कि राहुल गांधी अभी तक रामलला के दर्शन से बचते रहे, इनको बताते रहे होंगे कि रामलला के दर्शन से मैं बच रहा हूं। और आगे भी लिखा है कि यद्यपि कालांतर में इक्का दुक्का शीर्ष स्तर के कांग्रेस नेता रामलला का दर्शन करने आते रहे, किंतु सोनिया गांधी के परिवार ने अभी भी रामलला से दूरी बनाई रखी। इतनी बेशर्म भाषा है। और आगे लिखा है अयोध्या आने वाली इस समिति में संभव है कि राजनीतिक मतभेद की वजह से राहुल गांधी ना शामिल हो, किंतु उनके रुख से रामलला के प्रति कांग्रेस का सरोकार जरूर ज्ञापित हो। बताइए, बेशर्म भाषा है ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पुजारी लिख रहा है, वो भी 3rd ग्रेड, जिसको कुछ आता जाता नहीं। मतलब राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी पूरे विपक्ष की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो इस सरकार को पसंद नहीं करते, ये भी बड़ी बात नहीं। और तमाम ऐसे लोगों की आवाज बन रहे हैं जिनकी आवाज दबाई जा रही है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये बड़ी बात है कि वो रामलला के दर्शन करने नहीं आए। अरे भाई, उनसे पूछ लेते, उनकी बाइट ले लेते आप कि वो क्यों नहीं आए। अपने मन से छाप दिए जो मना रहा है। ये जागरण का आज से नहीं है, मेरे ख्याल से पंकज जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जागरण का यह पैदाइशी चरित्र है। और जब 90 में के दशक में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद जो दंगे वंगे हुए थे, तो लोग ऐसा बताते हैं
मैंने इसको पढ़ा है कि Yes. कमलेश्वर जो है, लेखक कमलेश्वर, जिनका भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी, वो इस पर एक रिसर्च करे थे अपने अंतिम दिनों में, और उनका मानना था कि जागरण का नाम जो है ना बीजेपी जागरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दंगे और सांप्रदायिकता को फैलाने में जागरण ने और अमर उजाला ने बड़ी खास भूमिका निभाई थी। इन दोनों के बीच इसको लेकर के कंपटीशन चलता था उत्तर प्रदेश में कि कैसे कौन आगे बढ़ करके इस बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है। तो जागरण की ये थिंकिंग यही है, उसका जेनेसिस यही है उसका, और वो वैसे ही कर रहा है। अब कहीं किसी भी सभ्य देश में होता तो जागरण को बैन कर दिया जाता उस पर, या उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन या कोई एक जांच बैठ सकती थी कि आप ऐसी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। पार्लियामेंट ही हो सकता है उसको तलब कर लेती कि आप ऐसी भाषा नहीं लिख सकते, पार्लियामेंट की विशेषाधिकार समिति। लेकिन ये अमृतकाल चल रहा है और पार्लियामेंट नहीं कर रही इसमें। जी पंकज जी। भाई मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि आल्ट न्यूज ने कल एक सर्वे जारी किया कि पिछले साल किस तरीके से फेक न्यूज फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा, और उसमें भी अमित मालवीय ने अपने 85% फर्जी समाचार राहुल गांधी के खिलाफ बनाए। तो ये तो सारे कुएं में भांग घुली हुई है, किस किस को रोएंगे। और आप किस सदन की बात कर रहे हैं? दिल्ली, देश की राजधानी जिसपे विश्व की निगाह होती है, उसकी चीफ मिनिस्टर विधानसभा में कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बम फेंका। पहले चीज उसको यही नहीं मालूम है कि राजगुरु और सुखदेव नहीं, बटुकेश्वर दत्त साथ में थे, और दूसरी चीज कि वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो यानी हमें लगता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन है। तो वो जानकार होती तो सीएम ही क्यों बनती सर? ये तो सोचिए, अगर वो जानकार नहीं, तो बीजेपी उन्हें सीएम ही क्यों बनाती? हम किस संसद की बात करें, किस सदन की बात करें, किस संसदीय समिति की बात करें, मैं तो बार बार वो घटना मुझको उल्टी दिलवाती है जब मैं उसको याद करता हूँ। जब वो विधुड़ी का वो सीन मुझे याद आता है, दानिश अली के लिए वो कटुए, वो आतंकवादी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि कोई समझदार देश में होता तो साहब को लाइफ टाइम पॉलिटिक्स के लिए बंदिश कर दी जाती। बिल्कुल। लेकिन है ना, लेकिन हमारे देश में क्या है कि हम लोग वैचारिक दरिद्रता के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। हमने तो अभी केवल महाराष्ट्र की आपको बात बताई कि कैसे AIMIM, कांग्रेस और बीजेपी सब मिलकर सरकार बना रहे थे, तो चिंते बाहर हो जाए। अभी आप देखिए ना, पूरे देश में एक वर्ग है जो स्यापा कर रहा है, वेनेजुएला में ये हो गया, वेनेजुएला में ये हो गया। उसको ये चिंता नहीं है कि इस देश का उपराष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं का उपनायक होता है, उसको अचानक रातों रात अपनी कुर्सी से भगा दिया जाता है, और 6 महीने से वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में मेहरौली में रह रहा है, उसको अभी तक सरकारी मकान अलॉट नहीं किया गया। क्या ये वेनेजुएला में जो हुआ है उससे कम बदतर स्थिति है? लेकिन हमारा क्या है कि हमें लगता है कि हम जैसे अपने को आपको इंटेलेक्चुअल दिखाना है, तो आप लैटिन अमेरिका की बात करने लगो, आप अफ्रीका की बात करने लगो, फिलिस्तीन की बात करने लगो, गांजा की। फिलिस्तीन, यानी आप इंदौर में 20 लोग मरेंगे पानी पीने से, गांधीनगर में 1000 लोग अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे पानी पीने से, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअल नहीं लगते हैं आप। तो आप किसी 4 यानी दांते पीले नित्से की चर्चा करने लगो, मार्क्स के नारे लगाने लगो, है ना। और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की राजनीति को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने नेहरू को और गांधी को कोई प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो आज हम नई पीढ़ी देख रहे हैं पथभ्रष्ट, वो इन कथित इंटेलेक्चुअल्स की बनाई हुई पीढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो लोग हैं कि अभी मौका मिलेगा ना, यानी ये वो इतने शानदार कंगले हैं ये कि इनको शक लग जाए कि गांव बसने वाला है या कांग्रेस की ताकत में आने वाली, कंगले पहले बैठ जाएंगे कटोरा लेके। हाँ हाँ, ये मालूम है, और बैठ ही जाते हैं, बैठे ही हैं भाई। अभी हो गया, मैं नाम बता रहा, योगेंद्र यादव अभी देखो सिर्फ पैर से लगे हुए हैं, बिल्कुल सरसों का तेल लगा के कि इस राज्यसभा वाला जो दीवार सी उसमें घुसे ही यहाँ है अंदर। ऐसे कई हैं। बिल्कुल। और ये जो विश्व दीपक ये वाली घटना घटी है, सर आई मे सी यू प्लीज, इसका क्या है मतलब? ये जो मतलब जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ट्रम्प, बहुत ही जाहिल आदमी है। हम सभी को लग रहा होगा कि मोदी के बारे में बोल रहा है, पर वो असल में भारत के खिलाफ है ये सब कुछ। आप उसको जाहिल बोल रहे हो, उस आदमी को जाहिल नहीं बोलोगे जो पूरे दुनिया की रवायत को तोड़कर अमेरिका में जाके हाउडी मोदी करके उसका प्रचार
ट्रम्प करके उसका प्रचार करने चला गया था, अब जिसने कितने बार बोला जब उनको बोला तो उसने संविधान और बोला लोकतंत्र की दुर्गति कर दी थी। तो आप देखिए, जिस यदि किसी मूर्ख से दोस्ती करोगे ना, तो आपको उसकी मूर्खता को वहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत एक अलग देश है जो 1947 में आजाद हुआ था, मोदी एक अलग देश है जो 2014 से शुरू हुआ है। इतिहास का कंगना रनावत। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। इतिहास विद हाँ। मैं बस यही कह रहा हूँ कि बीजेपी में ऑप्ट टू रिमेन साइलेंट, बट भारत सरकार कैन नॉट ना, मतलब भारत सरकार को तो बोलना चाहिए, बीजेपी तो नहीं बोलेगी, पर भारत सरकार भी नहीं बोल रही है। असल में अगर देखें तो ऑफिशियली भारत के खिलाफ है हर चीज जो वो कर, वो भारत के ही खिलाफ। वो तो बस मोदी, क्योंकि मोदी उसका फेस है, प्राइम मिनिस्टर है, तो इसलिए वो मोदी को टारगेट कर रहा है। लेकिन उसका मकसद तो भारत को ही नीचा दिखाना है ना। मोदी से क्या मतलब, एज ए पर्सन मोदी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। ट्रम्प जिस तरह का आदमी है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो मेंटली अनस्टेबल है। वो रिमेंज पता उसको पता, ऐसी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि उसको मानसिक रूप से वो बीमार है, और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति हो सके। जिस तरह के वो फैसले ले रहा है, आज ही वो बताइए 62 संस्थाओं से उसने अमेरिका को अलग कर दिया। कल किया उसने 62 अमेरिकी संस्थाओं से उसने अमेरिका को अलग कर दिया, संबंध विच्छेद कर दिया। अब इस दुनिया में वो खुद को सुपर पावर कहता है ना, सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं, सुपर पावर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस दुनिया में जो एक शक्ति संतुलन और संस्थाओं का निर्माण वगैरह किया गया था, ताकि चीजों को, आपसी मसलों को बातचीत से सुलझाया जा सके, उसको तो वो पूरे सिस्टम को उसने कोलैप्स कर दिया, चरमरा दिया है। वो मेंटली अनस्टेबल है। अभी कह रहा हूँ ग्रीनलैंड लेगा, नहीं दोगे तो मैं कह रहा है हमला करके ले लूंगा, नहीं दोगे तो मैं खरीद लूंगा। खरीदने की भी बात कर रहा हूँ, खरीदने की भी कह रहा है खरीद के लूंगा मैं। वो मोदी एज ए पर्सन उसके लिए मायने नहीं रखते, उसके लिए मायने रखता है हिंदुस्तान और उसकी पोजीशनिंग। वो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहता है। उसने किया भी, बहुत हद तक उसने डैमेज कर दिया ऑलरेडी, डैमेज हैज बीन डन। पाकिस्तान को उसने जिस तरीके से सपोर्ट किया सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, फिर उसको हथियार दिए, फिर उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए उसने पैकेज जारी किया, बांग्लादेश में उसने तख्तापलट करवाया, चाइना के साथ जो कर रहा वो, और तमाम भारत के पड़ोसी देशों में जो किया अमेरिका ने, ये स्पॉन्सर्ड पूरी ये तख्तापलट हुए सब। तो मोदी उसके लिए मायने नहीं रखते। और मोदी को अगर जरा से भी उनके अकल होती है और तमीज होती है, तो वो जो एस्टैब्लिश चैनल होते हैं उनके थ्रू काम करते वो, और उसके थ्रू वो बात करते। फॉरेन पॉलिसी जाकर के उड़ करके, और नवाज शरीफ के यहाँ वो उसकी बेटी की शादी में गए थे, कहाँ गए थे ये? नवाज शरीफ की माँ बिल्कुल। तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके नवाज शरीफ के यहाँ ये पहुंच गए थे। असल में दिक्कत वही ना, उनको ये लगता है कि वो सुपरमैन है। वो जो कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है, वो कहने की उनके अंदर ये फीलिंग है, और वो हर तानाशाह, मूर्ख तानाशाह के अंदर होती है। उसको लगता है कि वो कुछ विशेष वरदान प्राप्त आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो इस मसले में फिर आपको बताऊंगा कि जो इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने का क्या परिणाम होता है। जब जेएनयू की स्थापना की गई थी, तो उस समय नेहरू जी की एक परिकल्पना थी, नेहरू जी की डेथ के बाद ये आया कि एक ऐसा संस्थान हो जहां पर वो विदेश सेवा के लिए शानदार अधिकारी तैयार कर सके, जो चाइना में चाइनीज के साथ जा सके, जो अरेबिक कंट्रीज में अरेबिक लैंग्वेज के जानकार हो, जो हमको ओरिजिनल स्पेनिश के जानकार हो। इस तरीके से जेएनयू को तैयार किया गया था। लेकिन अब आप सोचिए कि जेएनयू को तो आप बर्बाद कर रहे हो, और अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर लोकल लॉबिंग के लिए आप जो है ये जेसन मिलर की जो कंपनी है SHW, उसके साथ एग्रीमेंट करते हो। और जेसन मिलर की कंपनी कौन सी है, जो 2016 से लेके और 2024 तक के हर इलेक्शन में ट्रम्प की कंसल्टेंट रही है। तो आप देखो ना कि हमको क्या लॉबिंग के लिए अमेरिका में हमारे ऑफिसर्स, हमारे विदेश सेवा के अधिकारी, हमारे राजनेता, मैं शशि थरूर के कम पढ़ रहे थे क्या? नहीं, मैं देखिए देश की बात आया कि शशि थरूर देश के लिए खड़ा होता, तो मैं उसको कोई गलत बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी। लेकिन आपको किस पे भरोसा है? जेसन मिलर पे, जिसको आप कई करोड़ डॉलर देते हो,
लॉबिंग के लिए, और रिटर्न वो भी नहीं एग्रीमेंट कर पा रहा ठीक से। वो भी नहीं कर पा रहा ठीक से। सही बात है, कैसी लॉबिंग कर रहे हैं आपकी खुलेआम, वो हर दूसरे दिन गाली गलौज कर लगभग। अरे भाई अरे एक राज्य के प्रतिनिधि के अरे हिसाब से देखें तो आप गाली गलौज की भाषा है। अरे भाई, जो पिछले 10 साल से ट्रंप के लिए कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, तो ट्रंप के लिए फेथफुल होगा कि आपके लिए होगा? आप ये भी तो सोचिए कि वो भारत के लिए लॉबिंग करे, इसका एग्रीमेंट भी ट्रंप ने दबाव दे के कराया होगा कि तुम इसको पैसा दो। हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि हमारा विदेश मंत्री तो कह रहा है कि हम तो हनुमान जी राजदूत है, सबसे पहले हम उनकी नीतियों को मानते हैं, क्योंकि वो रामचंद्र जी उनके मोदी जी हैं, वे हनुमान जी हैं। अब वाली सुग्रीव कौन है पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, ठीक है, चलिए, थैंक यू यार।